नमस्ते। आप सभी से आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और हमारे साथ हैं आज विभूति झा जी और जनरल सुधाकर जी। और आप सभी से अनुरोध है कृपया हमारी चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर लें। तो मैं आज का ये आरंभ करूंगा और आई विल स्टार्ट विद जनरल सुधाकर जी। जनरल साहब ये बताएं कि अभी बड़ा कंट्रोवर्सी चल रहा है जनरल नरवणे की बुक को लेके, और वो जो पूरा का पूरा सिनेरियो है वो ईस्टर्न लद्दाख के ऑपरेशन से संबंधित है जो 2020 में हुआ था। एंड आई बिलीव यू वर देयर एट दैट टाइम, एम आई राइट? No, I had retired by 2020 October, ओके। but I did command. You're right. I commanded the division. I was the GOC, looking at the entire stretch from Karakoram Pass to Chumar. और ये जिस इलाके में हुआ था ये मेरे एरिया के अंदर ही है था उस। गलवान। हाँ जी जी, जी जी जी। गलवान इंसिडेंट हाँ, रिजल्ट। तो ये जो आ रहा है कि साहब कि प्राइम मिनिस्टर ने मैसेज दिया कि भाई जो उचित समझे वो करें। तो इन मिलिट्री पार्लेंस इसका क्या मतलब है? इसके ऊपर कंट्रोवर्सी की जा रही है कि साहब की आपने क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं आए ऊपर से और व्हाटएवर। बट इन मिलिट्री पार्लेंस इसका क्या मतलब है कि जो उचित समझे वो करें? नहीं, संजय जी, सबसे पहले मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने आपके शो के लिए मुझे इनवाइट किया, और मेरे डिस्टिंग्विश्ड वेरी एस्टीम्ड को पैनलिस्ट उनको भी बधाई देता हूं और शुभकामनाएं। जहां तक ये सवाल है, देखिए, इसको एक पर्सपेक्टिव से देखना निहायत ही आवश्यक है। सबसे पहले लोगों को अभी तक बहुत फार एंड फ्यू लोगों को समझ में आया है कि ये जो नॉर्दर्न बॉर्डर को जो एलएसी कहते हैं, इसका मीनिंग और उसका इम्प्लीकेशन ये क्या है। बड़े बड़े सीनियर ऑफिसर्स, बहुत लोग, मैं खुद तवांग में कमांड किया हूँ एज ए ब्रिगेड कमांडर। मैं मिडिल सेक्टर में भी कंपनी कमांडर रहा हूँ, जिप्ती लिपो आधारिया लेक के साथ साथ, और उस तरफ ईस्टर्न लद्दाख में जीओसी रहा हूं मैं। तो ये प्लस मैं चाइना स्टडी में रह चुका हूं, मैं आर्टिकल्स लिखता हूं, लेक्चर भी देता हूं, और काफी इसके बारे में सोच विचार करते रहता हूं। सो मेरा जो नजरिया है ये मैं समझता हूं सबको इसी तरह समझना निहायत आवश्यक है। जहां तक आपकी सबसे पहले आपका सवाल के बाद अगर आप अनुमति देंगे, मैं दो लफ्ज और कुछ कहना चाहता हूं। जब इस तरह कहा जाता है कोई पॉलिटिकल लीडर मिलिट्री डोमेन में एक्सपर्ट नहीं हो सकता है। इनफैक्ट मिलिट्री लीडर भी अलग अलग लेवल पे, सेक्शन कमांडर, प्लेटून कमांडर, कंपनी कमांडर, कमांडिंग ऑफिसर। मैं कंपनी कमांडर था सियाचिन ग्लेशियर में जब मेरे ऊपर सूचना आया कि हमला होने जा रहा है। मैं था करीब 19,000 और 22,000 फीट के बीच में, और टेम्परेचर था -53 डिग्री सेल्सियस, विंड चिल फैक्टर। मेरा कमांडिंग ऑफिसर साहब 12,000 फुट सियाचिन बेस कैंप में थे। मैं उनको क्या बताऊं, वो क्या समझेंगे? क्या मैं चाहे कितने भी एक्सप्लेन करूं, क्या उनका समझ में आ पाएगा? जो एज ए कंपनी कमांडर उस हाइट पे मेरे पास जितना जो कुछ था, मैं पूरा साम दाम दंड भेद लगा के उनको पूरा रगड़ दिया, पूरा एकदम धजिया उड़ा दिया पूरा। मेरे ऊपर जो हमला आ रहे थे ऑल टेरेन व्हीकल, उसके ऊपर पॉडकास्ट कोई कोई जगह हो रखा है। कहने का मकसद ये है, चाहे आप कितने भी कोशिश करें, डोमेन एक्सपर्ट्स है डोमेन एक्सपर्ट्स, और डोमेन एक्सपर्ट जो जमीन पे रहता है उसका आखिरी से होता है। चाहे कितने फील्ड मार्शल और जनरल आके एक हवलदार को बोल दें हमला अगर उधर से आएगा वो एलएमजी इधर लगाना, लाइक मशीन गन, असलियत में हमला जब आता है हवलदार जहां ठीक समझता है उधर ही वो लगाएगा। कोई जनरल का डायरेक्शन या कोई जो इंटरमीडिएट कमांडर्स के जो हुक्म होते हैं उसके लिए लागू नहीं होता। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर साहब, मैं एक फौजी ऑफिसर होने के नाते हमारा पॉलिटिकल स्टेटस है, मेरा कोई हक नहीं है प्राइम मिनिस्टर साहब का बयान के ऊपर कोई कमेंट देने का, लेकिन एक सिटीजन होने के नाते हमारे देशवासियों को इस चीज को मैं क्लैरिटी देना चाहता हूं। उन्होंने जो जवाब दिया है बिल्कुल सही दिया है, क्योंकि एक पॉलिटिशियन मिलिट्री लीडर नहीं हो सकता है। एक मिलिट्री लीडर पॉलिटिशियन हो सकता है, लेकिन उसके खून में मिलिट्री लीडर की जो हैसियत है
वो कभी मिट नहीं सकता है। तो इसीलिए मिलिट्री लीडर को जब छोड़ देते हैं, इवन चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, उनको भी उतना समझ में नहीं होगा जो कि एक कंपनी कमांडर, एक बटालियन कमांडर जो जमीन पे है, जितना उनको समझ में आएगा। इसीलिए जो आप उचित समझते हैं, सबको मालूम है देश के हित के लिए क्या उचित है। देश के हित के लिए एक चीज हित ये होता है, वो है कि हमारा जो परसीव्ड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो हमारा परसीव्ड है, वो लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करके हमारे तरफ किसी भी तरफ मंजूर नहीं था पीएलओ को अलाउ करने का। तो ये जो कदम उठाए हैं जनरल वाई के जोशी साहब, हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ उस समय जो थे जनरल नारावने साहब, बिल्कुल सही, मेरे तरफ से मेरे विचार के मुताबिक सही कदम उठाए हैं, सही जवाब भी दिए हैं दुश्मन को, जिसके वजह से आज नॉर्थ बैंक के साथ पीएलए का कोई भी ट्रूप्स नहीं है। आज रेजांगला, लोग ये नहीं होंगे इसलिए वो अंदाज नहीं लगा पा रहे हैं, और रिचिनला, रेजांगला का एक किनारा पूर्व की तरह एक किनारा होता है जहां से वो पास बना के, रिचिनला एक जगह है जहां पे हमारे तरफ एक पोस्ट ऑलरेडी है। और इससे ज्यादा कुछ व्याख्या करना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल सब्जेक्ट है, लेकिन मोटा मोटा ये कहना चाहता हूं, जो उन्होंने कदम उठाया है, जो जवाब दिया है, इसकी वजह से पीपल्स लिबरेशन आर्मी उनको 100 बार नहीं 1000 बार सोचना पड़ा कि अगर ये यहाँ पे इतना रोकथाम हो रहा है तो आगे जाके घुसपैठ कैसे करेंगे और सस्टेन करेंगे। इसी के वजह से उन्होंने पीछे कदम हटाया था। इतना ही मैं कहूंगा। अगर आपके तरफ से कोई टाइम है, मैं ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल आपके पॉडकास्ट के जरिए से कुछ क्लैरिफाई करना चाहता हूं, लोगों को समझ पूरी अच्छी तरह नहीं आया है। बैक टू यू संजय जी। जी, लेकिन वो जो उसके बाद जो बात आती है, और वो आई भी है कि साहब की वो तो चाइना के टैंक्स आ रहे थे और उन्होंने टैंक्स कैलाश रेंज पहले ही ऑक्यूपाई कर लिया था, और कैलाश रेंज के ऊपर फिर उन्होंने अपने हमारे जो टैंक थे T-90s वो चढ़ा दिए, और फिर चाइना के जो खिलौने वाले टैंक थे वो चुपचाप पीछे भाग गए। तो सुनने में तो बड़ा आसान लगता है, बट फील्ड में तो दूसरी तरह का होता है। वो थोड़ा समझाएं हमको। ओके, देखिए, ये जो पूरा लाइन ऑफ कंट्रोल है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल को समझना निहायत ही आवश्यक है। ये है क्या, ये लाइन ऑफ कंट्रोल? ये मैं बता देना चाहता हूँ संक्षिप्त में। ये जो 3480 या 88 किलोमीटर का बॉर्डर है, नॉर्दर्न बॉर्डर, इक्का दुक्का जगह छोड़ के, जो कि म्यूचुअली दोनों तरफ से एक्सेप्टेड है कि इंटरनेशनल बॉर्डर है, बाकी कंप्लीटली डिस्प्यूटेड, अनडिमार्केटेड अभी तक है। और ये जो जगह है, ये इलाका कंप्लीट 3488 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है, इसको 3 हिस्सों में बांटा जाता है। एक है ईस्टर्न सेक्टर, जो कि तवांग की तरह, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम की और पूर्व की तरह। एक मिडिल सेक्टर, जो कि आप ये उत्तराखंड और ये जो इलाका है करीब करीब 560 किलोमीटर का स्ट्रेच है। और एक है ईस्टर्न लद्दाख, जिसको वेस्टर्न सेक्टर बोलते हैं, जो 832 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है। ये जो इंसिडेंट हुआ था, ये 832 किलोमीटर एरिया चुशुल के आसपास, चुशुल के आसपास जो इलाका है वहां पे हुआ था। रेजांगला एक जगह पहाड़ी है जिसके ऊपर 1962 का लड़ाई हुई थी। ये रेजांगला तब से 1962 के बाद इसके ऊपर ना हिंदुस्तानी के ट्रूप्स रहते हैं ना चाइनीज के ट्रूप्स। वो पहाड़ी के उस तरफ, चाइना के तरफ, एक ऐसा कम्युनिकेशन सेंटर, एक टाउनशिप है जहां पे खूब सारे रोड आके मिलते हैं। ये करीब 8 से 18 किलोमीटर के रेंज पे अलग अलग जगह से अलग अलग डिस्टेंस होता है। रेजांगला पे अगर हम चढ़ जाते हैं पहले, आप मान के चलिए चाइनीज का, पीएलए का जितना हरकत है, कोई मील, मतलब बहुत सारे 18-20 किलोमीटर अंदर, उनके एरिया के अंदर पूरा क्लैरिटी और पूरा एकदम डोमिनेशन बाय ऑब्जर्वेशन एंड फायर से किया जा सकता है। ये मिलिट्री पार्लेंस के मुताबिक ये भाषा यूज ये इनका मोल्डो बेस है शायद, मोल्डो, चुशुल का मोल्डो है अलग। एक्चुअली इसके पीछे की तरह जो जगह है, जगह का नाम मैं भूल गया हूँ, एक कम्युनिकेशन सेंटर है। वो जगह हमारे प्लान में है, कंटीजेंसी प्लान में है, क्या क्या करना है क्या नहीं है। अभी गेम आ जाता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो वो ठीक समझते हैं। जो परसीव्ड लाइन ऑफ डिमार्केशन है, ये 7 नवंबर 1959 को चाउनलाई एक चिट्ठी लिखे थे जवाहरलाल नेहरू जी को। उन्होंने ये कहा था कि ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल उस लाइन को जाहिर करता है जहां तक
उनके ट्रुप्स, पीएलए ट्रुप्स अभी वो पोजीशन को अख्तियार कर रखे हैं, और हमारे जो ट्रुप्स हैं जहां तक पोजीशन अख्तियार कर रखे हैं, ये दोनों लाइन से 20-20 किलोमीटर एक दूसरे की तरफ विड्रॉ करना चाहिए। और जो एक्सेप्टेबल डॉट्स हैं, जो बीच वाला लाइन होता है, उसको आप लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या धीरे धीरे आगे आने वाले समय में उसको बॉर्डर की हैसियत से उसको कंसिडर करना चाहिए। और ये जो 20-40 किलोमीटर का एरिया है, इसको नो मैन्स लैंड या कॉल इट बाय एनी नेम, इस तरफ डिक्लेयर करना चाहिए। लेकिन हमारे डिसएडवांटेज ये है कि 20 किलोमीटर उनके तरफ खुला एरिया है, लेकिन हमारे तरफ जो है रिस्ट्रिक्टेड, काफी स्टीफ ग्रेडियंट है, पहाड़ी है, खड़ी चढ़ाई है। 20 किलोमीटर इस तरफ हमारा होता नहीं है। नंबर 2, जो मोबिलाइजेशन वो गाड़ी पे बैठ के आ सकते हैं, जो डिस्टेंस को वो 15-20 मिनट में कवर कर सकते हैं, हमें करीब करीब 3 दिन से 7 दिन टाइम लगेगा, प्लस एक्लिमेटाइजेशन करना पड़ता है। नंबर 3, उनका जो डिप्लॉयमेंट एरियाज है उसका फार एंड फ्यू, क्योंकि काराकोरम रेंज को ज्यादा बॉर्डर के अंदर इशू के ऊपर ज्यादा गहराई में ना जाके मैं कहता हूँ, काराकोरम रेंज जो है ये ईस्टर्न सेक्टर, सिक्किम और तवांग वाला जो सेक्टर है, उस ज्योग्राफी से काफी अलग है। अलग कैसा है कि सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की तरफ पहाड़ी का जो चोटी है उसको बोलते हैं क्रेस्ट लाइन, जो रिज लाइन बोलते हैं। ये रिज लाइन को एक बॉर्डर के तौर पे माना जाता है, लेकिन इस तरफ ईस्टर्न लद्दाख में काराकोरम रेंज, ये टूटा टूटा जो नॉल है, सिंगल आइसोलेटेड पहाड़ियां हैं, उसके बीच में से वैली आते हैं, फ्लैट वैली, टिबेटन फ्लैट वैली आते हैं हमारे तरफ। तो इसलिए कंटिन्यूअस कोई माउंटेन फीचर नहीं है जब तक आप पेंगोंग से के आसपास नहीं आ जाते हैं। पेंगोंग से के बाद एक रिज लाइन बनता है, वो जाके सिंधु डेमचोक की तरह चले जाता है। ये जो स्ट्रेच है ये बहुत ही खतरनाक और बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रेच है। ये इलाका में ज्यादातर आपकी घुसपैठ होने का संभावना रहता है। तो ये जो जगह है, इसी के ऊपर चाउन लाई का ज्यादा ध्यान था। जवाहरलाल नेहरू उसको आउटलाइटली रिजेक्ट किए थे, नॉट वंस, नॉट ट्वाइस, थ्राइस, 3 बार उसको रिजेक्ट किया है। चाउन लाई का ये भी प्रपोजल था कि बाय स्वैपिंग मेथड अरुणाचल प्रदेश जो हमारे नीचे है, इसको हम उसको अख्तियार करें या उसको क्लेम करके या हमारे तरफ रखें, और जो अक्साई चीन है उनके तरफ दे दें। और ये एक ट्रिगर पॉइंट था ये 1962 की लड़ाई का। इसको हमने खुलेआम पूरा रिजेक्ट कर दिया था। कम फास्ट फॉरवर्ड टू 1993, काफी कुछ समझौता होने के बाद एक बॉर्डर पीस ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट साइन हुआ 1993 को, जिसमें नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर साहब थे, वो चाइना में जाके साइन करके आए थे। उसका सेंट्रल पॉइंट ऑफ दैट एग्रीमेंट वाज कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। जिस एलएसी को हम रिजेक्ट किए थे 1960s, 59 और 61 के आसपास, उसको चाहे अनजान में हो या जानबूझ के हो, सोच समझ के उसको शायद उन्होंने साइन कर दिया, जिसके आधार पर लगातार एक के बाद एक और प्रोटोकॉल्स हुए 1996, 2002, 2005, 2012, 2013। सेंट्रल पॉइंट वाज कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर एंड रेजोल्यूशन ऑफ बॉर्डर। ये किसी भी तरह होना चाहिए। लेकिन क्या हुआ, 2005 को जो प्रोटोकॉल साइन हुआ था, ये एक टर्निंग पॉइंट था। ये टेक्निकल और पॉलिटिकल इश्यूज को वो हाईलाइट कर रहा था। टेक्निकल इश्यूज काफी हद तक रिजॉल्व हो गए थे। पॉलिटिकल डिसीजन लेना था, जो कि बांग्लादेश और इंडिया के बीच में जिस तरह पॉलिटिकल डिसीजन लिया जाके वो बॉर्डर एनक्लेव्स को सब रिजॉल्व किया गया था, इसी तरफ काफी हद तक हम आगे बढ़ गए थे। लेकिन 2012-13 को क्या हुआ, जिन जिनपिंग जब आए तो उनका फिलोसॉफी ऑफ चाइना और द पीएलए चेंज्ड from biding time and keep working silently for socio-economic development to aggressive projection of power। जैसे ही जिन जिनपिंग आए तब से उनका इनकर्शन और जो जो जगह उनका है ही नहीं, सलामी स्लाइसिंग करते हुए अंदर की तरफ घुसने लगे। तब एक नया कहानी शुरू हो गया। तो ये मैं इसलिए समझता हूं कि ये बात बोलना निहायत आवश्यक है, क्योंकि जो लाइन अभी तक डिमार्केटेड नहीं है, जब बाउंड्री आप बनाते हैं दो अलग अलग स्टेप से बनाते हैं। एक होता है डिलिमिटेशन, और काफी जगह आपको मिलेगा ये एक्सप्रेशन बोलते हैं डिलिमिटेशन। ये मैप के ऊपर, नक्शे के ऊपर लाइन खींचा जाता है और इसके आधार पर ग्राउंड पे जाके आप डिमार्केट करते हैं, पिलर्स लगाते हैं। दोनों तरफ से ये एक्सेप्टेबल होना चाहिए। जब तक ये चीज आपका नहीं होगा, आप कैसे कह सकते हैं कि पीएलए हमारा एरिया में आ रहा है या हम उनके एरिया में जा रहे हैं। इसीलिए बिकॉज ऑफ दिस एम्बिग्यूटी
and this undemarcated border, the problem will continue to happen. But there is a significant, I would say, uh, way forward which has been made. A breakthrough has been made. I am given to understand from informal sources, and in times ahead, hopefully, it will all lead us to something tangible and substantive in due course of time. This is all I can say at the moment, but it जी is जी going to be wrong on my part to speculate beyond this. आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया पूरा इशू। और अब हम थोड़ा जियो पॉलिटिक्स की तरफ चलते हैं और विभूति जी को लाते हैं लूप में। तो विभूति जी, अभी आपके ट्रम्प साहब जो हैं वो चाइना को क्या करना चाहते हैं? मतलब वो चाइना को डाउन करना चाहते हैं कि चाइना को अप करना चाहते हैं कि व्हाट इज द आइडिया? मतलब मेरे को उनके आइडिया नहीं समझ में आ रहे। कभी तो वो शी जिनपिंग से बात कर लेते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं, कभी इंडिया को आंखें दिखा देते हैं, कभी इंडिया से ट्रेड डील कर लेते हैं, कभी जापान को कह देते हैं कि भाई तुम खड़े हो जाओ। जापान भी आज टुडे वो ताइकीची मैडम जीत गई हैं, तो उसको लेके भी चाइना चिंतित होगा। तो अंकल ट्रम्प का आइडिया क्या है? नमस्कार। आपके अंकल ट्रम्प की जो बात कर रहे हैं, अंकल सैम कहिए तो शायद ठीक रहेगा। अंकल ट्रम्प, बट जनरल साहब की विवेचना सुन करके फॉर द एंटायर LAC वाज बहुत ही बहुत ही महत्वपूर्ण था। बहुत कुछ हमने सुना और समझा, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो चाहूंगा कि यही चर्चा होती रहे, क्योंकि इतना ज्ञान और इतना जो ऑन द स्पॉट analysis from somebody who was on the battlefield is very very significant, because आज की तारीख में सोशल मीडिया के जमाने में everybody is an expert on something or the other। सबको वो हासिल है जो जैसे आपने कहा, बहुत बढ़िया। I want to do that part is very important because I have been an international banker and we have been following money, as the famous slogan goes, follow the money, follow the trail. And I personally feel I'm a reservoir of secrets of financial dealings. If I begin to write a book, even a tiny tot banker like me can create a havoc. But there is a very important point, the line that we draw, Lakshman Rekha, ki kahan se kahan tak kar sakte hain. Sanjay ji is a bureaucrat. He has been party to many secrets, decision making. But if we begin to talk in our memoirs and books, that will create problem. But I have read the book. Slender was the thread after the 1962 debacle. But it is also important for people to know about what happened, right? So I think I totally agree with you, and that's my viewpoint, which is what I said, that Prime Minister's comment to General Saab, do what is uchit, is the perfect freedom of action given to the man on the spot. And there cannot be anything better instructions in that regard. So I agree with you on that. And that's my point of view as well. I am only concerned about why do we, people who have known, who have been privy to so many secrets, are allowed to write a book? That's what I'm saying. Is it money making? It is education. So that's a conflict area in the freedom of speech and freedom of expression domain. That will be subject matter of later on. But very delighted and very honored to meet you today, and very, very educated about what you told about the line of control and the whole scenario there. I also know by virtue of certain information that Galwan, China got a real kick in the butt, and that's why they will not dare to venture out again. तो अभी तो पूरा डिसएंगेजमेंट करके और पीछे चले गए साहब। अभी आज तक नहीं किया कभी चाइना ने ऐसा। That's right. And I also know that Chinese are now singing Ramayana and Mahabharata की कथा on the stages. वो भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। हाँ? तो वो तो so suddenly वो realize कर गए कि इन कमबख्त हिंदुओं में क्षत्रियता भी बहुत ज्यादा है। ये रामायण और महाभारत के वंशज हैं ये लोग, तो हम लड़ भी सकते हैं और पिटाई भी कर सकते हैं। Coming back to the geopolitics of the trade part of it, संजय जी, अंकल ट्रम्प आपके फेलो रिपब्लिकन, हाँ, मेरे फेलो रिपब्लिकन, उनका जो है सिस्टम गड़बड़ा इसलिए गया
क्योंकि उनके जो चहेते हैं, उनके जो डेप्यूटीज हैं लेफ्ट राइट एंड सेंटर, बेसेंट, नवारो वगारो जो भी हैं, उनकी उनकी शब्दावली पे उनको कंट्रोल नहीं था. दे थॉट दे आर ऑल्सो ट्रम्प. ट्रम्प को तो मानते हैं कि उसके मुंह पे लगाम नहीं है, वो हर चीज पे उसकी टीका टिप्पणी करेगा. जैसे कल ही सुपर बॉल हुआ यहाँ पे, एक लैटिनो सिंगर ने गाना गाया, सारे लैटिन में स्पेनिश भाषा में गाना गाया, हमें कुछ समझ भी नहीं आया, थोड़ा भद्दा लगा जो उसकी स्टाइल थी. ट्रम्प ने उस पर भी कमेंट कर दिया. तो मैं सुबह कह रहा था कि भैया तुमको क्या हर कर दिया? चीज पे कमेंट करने की क्या जरूरत है? You इस know, पे क्या कमेंट कर दिया? silence is golden at times. That's what I have told some of his closest aides. Yeah, tell him to understand there is a certain wisdom in Hindu preachings. Silence is golden. इस अंग्रेजियों ने भी इसको भाड़े पे उठा लिया है. तो there is a virtue in silence, not speaking on anything and everything. By his choice of words, he definitely queers the pitch. ये तो frame another thing. जब अभी Trade बोला ना, agreement. कल ही बोला था ना क्या कि आई डोंट वांट टू destroy Modi's politics. Something Yeah, like that. because that is the reason. That is the reason Modi doesn't talk to him. Because वो जानते हैं इस बात को कि मौन की भी अपनी महत्ता होती है. अगर हमने कुछ बात किया तो ट्रम्प क्या बना के बोलेगा, हम कब तक बहस करते रहेंगे उससे. सो ट्रम्प इज नाउ डेस्परेट. वो जानता है कि यार ये बंदा तो बोलता ही नहीं है, तब मैं इसको फंसाऊं कैसे. एंड ही लव्स दैट वर्बल डुअल. ही एंजॉयज दैट. वो उसका आई टोल्ड इट दैट इट इज लाइक हिज रक्त बीज. आप जितना उससे एंगेज करेंगे उसकी उतनी शक्ति उतनी बढ़ती है. Then he has another point to talk about, and he has been made nihatta by Modi ji by not responding to him. So he feels helpless. तो ये ट्रेड एग्रीमेंट जो है, ये तो फ्रेमवर्क है साहब. मैंने तो पहले भी कहा है, yes, the framework has been agreed upon, but devil is in the detail. And you have a clear contrast in Piyush Goyal ji saying that we have protected the interest of Indian farmers and agriculture sector fully. That's the emphatic word. Mr. Greer has said that we will have no this thing on vast agri products like wine and vegetables, tree nuts and other things. And you know it. We have talked about it. That agriculture and dairy is one item that India must not ever compromise, because the American thinks is banana is large but is tasteless. Gobi is large but tasteless. I stopped, chicken is large but very blown up, but it is tasteless. So ye jo American food is tasteless for that reason. And that's why they love Indian foods, because we have spices and things like that. So point of the matter here is there is a lot of confusion. अभी आएगा बाहर. अभी भी कंफ्यूजन है. फ्रेमवर्क कंफ्यूजन साइन तो होने है, के बाद भी कंफ्यूजन रहेगा, क्योंकि वो nobody 25% हटा लिया, उसके बाद भी कंफ्यूजन है. देखिए, कंफ्यूजन इसलिए होता है कि लैक ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस. जिस तरह से ट्रम्प ने साउथ कोरिया की चड्डी उतार दी ओवरनाइट कमेंट करके, तो देयर इज नथिंग सैक्रोसैंक्ट ट्रम्प के बारे में. दिस इज व्हाट इज चैलेंज. दैट्स अ चैलेंज. द डायनामिक्स. वो सुप्रीम कोर्ट कब देगा वो डिसीजन? सुप्रीम कोर्ट डरा हुआ है साहब. सुप्रीम कोर्ट इन दिस पर्टिकुलर केस 2 बार तो उन्होंने ना कर दिया है. अभी इसको पता नहीं कोल्ड स्टोरेज में डाला हुआ है कि कब करेंगे, या वो टाइमिंग देख के करना चाहते हैं, जब उनका समर ब्रेक होगा या जब कभी होगा विंटर स्प्रिंग ब्रेक होगा, कुछ करेंगे वैसा. बट लेकिन इतना निश्चित हो गया है कि प्रेसिडेंट हैज टू हैव सर्टेन एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, एंड इफ ही इज ट्राइंग टू ब्रिंग मनी इनटू द कंट्री, how does it violate the fundamental right of somebody? Supreme Court is seized on that particular issue. Is it actually a congressional authority or this one? But itna yaad rakhiyega Sanjay ji, American democracy has told very clearly, and I was told about it by a very venerable American, that democracy is not the model of governance which emphasizes on efficiency. It is designed to be inefficient because of the fact of control, compliance ke karan, checks and balances ke karan, that no one wing, executive, judiciary or legislature, can override the other person. So there are enough delineation of boundaries of action.
आप यहाँ कर सकते हैं, यहाँ नहीं कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते हैं. It is designed to be inefficient. And I remember reading in Times magazine in Gokhale Institute when I was doing my masters. उन दिनों टाइम मैगजीन जो था बहुत अमेरिकन फिलोसफी को ब्रेन वॉश करता था इंडिया में. तो उसकी एक छोटी सी आर्टिकल थी. मैं भी पढ़ा करता था. तो उसमें एक छोटा सा आर्टिकल था साहब. This is how capitalism works in America. And they gave the example of जो यहाँ पे रोजवेल्ट एवेन्यू पे, जहाँ पे नॉट रोजवेल्ट एवेन्यू, जो मैनहट्टन में जो आइस रिंक है, फेमस आइस रिंक, जो बिल्कुल माना जाता है कि न्यूयॉर्क सिटी का एक बड़ा मुद्दा है, समर या विंटर जब भी वो आइस रिंक चलता रहता है. इट टुक मेयर डिंकिंस एट दैट टाइम फॉर 11 months he could not build that ice rink. Then it was given to Donald Trump, who did it in 2 months. It still ranks as one of the finest achievements of capitalistic structure. तो हमने भी पहली बार मैंने वो ट्रम्प का नाम सुना था, तो वही मैंने कहा था कि भैया ये तो गजब हो गया. जो 11 महीने में नहीं हो रहा था वो 2 महीने में हो गया. हम लोग को सोचना पड़ता था. That's the issue that is important here, कि Trump is also trying to solve the issues, but he can't solve the issues because of the checks and balances. He recognizes that it is not Trump Inc. he's running. It is running a USA Inc., which is a democratic set of checks and balances. आप यहाँ कुछ करेंगे, there will be some lawsuit somewhere, आपको stop कर दिया जाएगा. Then you go in appeal. अगर वो Trump Inc. होता तो he would have fired all the VPs. So he can't do that. So India का जो trade deal है, it is critical, both with reference to China and to तो the मैं ये देख US. रहा हूँ कि ये आपके ये लटनिक फटनिक जो हैं, ये साहब लटनिक नवारो पेसेंट, ये सारे के सारे जो हैं वो मुंह में दही दबा के बैठे हुए चुपचाप हाँ हो गए, बिल्कुल, कुछ नहीं वही बोल रहे. मैंने बिल्कुल. उन्होंने कहा हुआ है कि देखिए वो कहते हैं टफ टाइम्स टफ मेजर्स, वी हैव टू डू इट. यहाँ पे अमेरिका का स्लोगन है ना, अ मैन गॉट टू डू व्हाट ही गॉट टू डू. सो ट्रम्प को वो कहते हैं कि आपको करना है तो करना है, अगर आपको ये करना है तो इसके लिए ये करना पड़ेगा. तो वो जो है उनके सलाहकार हैं. बट आई हैव नो प्रॉब्लम ऑन द पॉलिसी इश्यूज साहब. ये बात ट्रम्प के बारे में भी वी हैव टू गिव हिम बेनिफिट ऑफ डाउट इन दिस. 91 से मैं सुनता आ रहा हूं कॉम्प्रिहेंसिव इमिग्रेशन रिफॉर्म, आज तक नहीं हुआ. 91 से मैं सुनता, जब से मैं आया था. वॉर ऑन ड्रग्स, अमेरिका हैज नॉट वन दैट वॉर. कॉम्प्रिहेंसिव इमिग्रेशन रिफॉर्म अभी तक नहीं हुआ. 9/11 के बाद वॉर ऑन टेरर चल ही रहा है. दे हैव बिकम मोर क्लेवर इन डूइंग दैट नाउ. एंड यू हैव द वॉर ऑन प्रोस्टिट्यूशन एंड चाइल्ड सेक्स. You have seen with Epstein files. America did not win any of these. ये बंदा फिक्स करना चाहता है. तो आप देखिए, उस बात को समझने की कोशिश करिए. अभी आप देखेंगे, कल ही मैंने देखा बर्नी सैंडर्स की एक ट्वीट इंटरव्यू है 2015 की, जिसमें वो कह रहे हैं कि रिपब्लिकन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैसिव इन्फ्लक्स ऑफ इमिग्रेंट्स because they want to deliberately lower the labor participation, American labor's incomes, by suppressing the wages of laborers by bringing illegal immigrants. ये बर्नी सैंडर्स की स्पीच है, और वो कह रहे हैं कि रिपब्लिकन्स आर ट्राइंग टू रेक अप देयर ओन वोट बैंक. तो आप समझिए इस बात को. आज जिस तरह से बिल क्लिंटन ने स्टेट ऑफ द यूनियन में कहा था ऑन इमिग्रेशन, बराक ओबामा ने जिस तरह से कहा था, वही चीज ट्रम्प कर रहा है. तो सारी लेफ्टिस्ट मीडिया उसके खिलाफ है. सो ट्रम्प ड्रॉज माय सिंपैथी फैक्टर, नो डाउट. आई एम अनहैप्पी एंड आई वुड विश ही लिसन्स टू सम पब्लिक पार्ट ऑफ इट, कि साइलेंस इज गोल्डन, एज हॉलीवुड में कहते हैं, लेस इज मोर. So the one thing which I loved about Dhurandhar movie was the first ever time, perhaps, there was Bollywood ne dikhaya less is more. The expressions in the eyes of the actors. That's why casting was very well done. Whether it was Sanjay Dutt, whether it was Rahman Baloch, आप देखिए उन्होंने आंखों से बहुत एक्टिंग की है. हाँ, जैसे आपके 50s और 60s में आधी एक्टिंग आंखों से ही होती थी. एग्जैक्टली. इसीलिए तो गाना भी था ना, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया. अब हम चलते हैं वापस जनरल सुधाकर जी के पास. नाउ ही इज बैक ऑन हिज on mainstream, Right. not mobile. So welcome back.
अब Thank हम you. आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये जो हमारे ट्रम्प अंकल हैं, इनकी जो ग्लोबल डिफेंस स्ट्रैटेजी है, वो क्या बनने वाली है? अभी इन्होंने आरोप लगाया कि चाइना ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है और अब हम जो है वो जो स्टार्ट की रिजीम है, जो न्यूक्लियर वेपन कंट्रोल का जो रिजीम था स्टार्ट, वो स्टार्ट हम रिन्यू नहीं करेंगे और नाउ वी वांट अ कॉम्प्रिहेंसिव डील जिसमें चाइना भी आना चाहिए। तो ये क्या है? यू आस्क फॉर समथिंग व्हिच इज़ नॉट पॉसिबल, दैट मीन्स आप क्या न्यूक्लियर आर्म्स रेस शुरू करना चाहते हैं भाई साहब? वैसे भी ईरान में बैठे हुए हैं और वहाँ बैठ के बातचीत भी कर रहे हैं और कभी भी कहते हैं कि साहब कि हम शुरू कर देंगे, क्या कर देंगे, क्या नहीं कर देंगे। जी। बिल्कुल संजय जी, ये जो विषय है, जो सब्जेक्ट है, काफी लंबा चौड़ा है, लेकिन मैं निचोड़ सिर्फ आपकी सवाल को मद्देनजर रखते हुए मैं चंद एक चीजों को हाईलाइट करना चाहता हूं। इसमें कोई डाउट नहीं है, थोड़े दिन पहले कोई इंटरनेशनल पॉडकास्ट में मेरे से तकरीबन मिलता जुलता सवाल पूछा गया था। मैंने बताया था कि इन केओस लाइज अपॉर्चुनिटी। सुनजू की आप तो बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत सुनजू की किताब है ना, द आर्ट ऑफ वॉर, तो द आर्ट उसमें ऑफ वॉर। लिखा चैप्टर है कि इन chaos लर्न हाउ टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज इन chaos। डोनाल्ड ट्रंप का कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, कोई भी स्ट्रेटेजी ना, टैक्टिक्स ना कोई स्ट्रेटेजी है। ये मेरा विचार है, इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस। एंड कहावत है पुरानी, एक सोल्जर जब लर्निंग के टाइम में हमें ये सिखलाई दिया जाता है, इसी टैक्टिक्स विदाउट स्ट्रेटेजी इज लाइक नॉइज बिफोर द डिफीट। और इसके साथ ये भी कहा जाता है, हिंदुस्तान का एक बोरो किया गया है टेक्स्ट अर्थशास्त्र से, कि जब अब पेड़ बढ़ता है ना, जब जब बढ़ती पेड़ वो साइलेंटली ग्रो होता है, जब गिरता है पेड़ वो काफी आवाज करता है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आई हैव कन्वेड अ लॉट ऑफ मीनिंग बिहाइंड ऑल दिस। बट ये जो आपने स्पेसिफिक सवाल पूछे हैं, चाइना के पास आज 600 न्यूक्लियर वॉरहेड्स, ये 2030 तक इसको बढ़ा के 2035 का उनका टारगेट है कि इसको 1000 करना चाहते हैं। लेकिन मेरे जो रिसर्च इंडिकेट कर रहा है, ये 2030 तक बहुत स्पीड अप कर रहे हैं, ये करीब करीब 1000 तक पहुंच जाएंगे और 2035 तक उनका 1500 न्यूक्लियर वॉरहेड हो जाएगा। द वेरी कॉन्सेप्ट, ये जो स्ट्रैट का कॉन्सेप्ट क्या था, स्ट्रैट का द स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन रिडक्शन टॉक जो था, इट स्टार्टेड लॉन्ग टाइम बैक, जब लिटिल बॉय को गिराया गया हिरोशिमा के ऊपर और जब फैट मैन को गिरा गया नागासाकी के ऊपर, उसके तुरंत बाद ही यूएस के तरफ से ट्रूमैन जो रेजिम था, तब से ये जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन का मोमेंटम बिल्ड होना शुरू हो गया था। एक तरफ यूएस जो है न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट के ऊपर, टेस्ट ट्रायल के ऊपर ट्रायल करते जा रहे थे, दूसरा एक पहलू था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और पूरा विश्व में इसका जो डिस्ट्रक्शन कैपेबिलिटी देखने के बाद, नुकसान होने के बाद, लोग सारे जगह जगह अलग अलग देशों में सब निकल पड़े कि ये इस्तेमाल नहीं होना चाहिए इसको। ये मोमेंटम, टू लॉन्ग एंड शॉर्ट स्टोरी ऑफ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट 1968 में जो नॉन प्रोलिफरेशन का एक ट्रीटी साइन हुआ, उसके साथ आज के दिन में मेंबर 183 कंट्रीज हैं आउट ऑफ 193 कंट्रीज। देयर आर few countries which are not signatory. India is not a signatory. We have a logic as to why we can't sign, because it is discriminatory in nature. लेकिन कहना यह चाहता हूं कि बेसिक ओरिएंटेशन ऑफ ऑल दीज ट्रीटीज, एनपीटी हुआ, एनपीटी के बाद 70s 80s में काफी टेंशन बढ़ी, 72 में एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का यह हुआ, उसके बाद स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक 1 and 2, बेसिकली टू लिमिट द नंबर ऑफ intercontinental ballistic missile, sea launched ballistic missile, then the bombers, as also the re-entry vehicle system, इनको लिमिट करने के लिए उन्होंने ये किया था। उसके बाद उन्होंने कोशिश किया 1991 जब सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेट हो रहा था, उस समय इन्होंने सोचा कि रेगन के टाइम में, रेगन इज एक्चुअली टू बी कॉल्ड एज अ आइकॉनिक पर्सनालिटी एज फार एज दिस थिंग इज कंसर्न। ही इज द वन हु क्रिएटेड लॉट ऑफ ह्यू एंड क्राई दैट दिस बॉम्ब, दिस वॉरहेड शुड नॉट बी गिवन एनी लिबर्टी ऑफ फर्दर एक्सपेंशन, वी मस्ट रिड्यूस ड्रास्टिकली। 1986 का, जितना आई रिस्पेक्ट माई मेमोरी, द नंबर ऑफ न्यूक्लियर वॉरहेड्स दुनिया में बढ़ के करीब करीब 70,000 हो गया था, 70। तो 70,000 से पहला कदम जो उन्होंने उठाया था, ये ट्रीटी के जरिए से उन्होंने सोचा, कम वोट में
at the end of, let's say, Strat 1 and Strat 2. Strat 1 स्टार्ट हुआ 1991 में सोवियत यूनियन और रशिया के अमेरिका के बीच में। उनका यही था कि ये 70,000 को कम करके किसी भी हालत में 10,000 तक नीचे लाना है। ये स्ट्रैट 1 का ऑब्जेक्टिव। लेकिन स्ट्रैट 1 ऑब्जेक्टिव के साथ इनका डिस्प्यूट स्टार्ट होने लगी है, एक दूसरे का ट्रस्ट डेफिसिट की वजह से। either side they started blaming the other for development of some kind of a weapon platform in a clandestine means. By and by, what happened, this actually led to a kind of a Moscow agreement, which is called as by some other name, it is called the Start Operational Arsenal something, but Moscow agreement in short. But at the end of it, what happened was in 2009 it was expiring. 2010 को जब एक्सपायर हुआ तब उन्होंने 2011 से इफेक्टिव किया ये जो स्ट्रैट 2 और जो न्यू स्टार्ट डॉक्ट्रिन या ट्रीटी, ये न्यू स्टार्ट ट्रीटी के मुताबिक उनका एक चीज जो था पाबंदी रखा गया था कि जितना हथियार है 10,000 से कम करके उनको 1,550 तक लिमिट किया गया था। उसके बाद 700, आज के दिन में 700 तक किए हैं कि ये डिप्लॉयबल, जो डिप्लॉयमेंट होगा आईसीबीएम हो या आपका एसएलबीएम हो या आपका बॉम्बर्स हो, ये 700 से ज्यादा लॉन्चर नहीं होंगे। लॉन्चर, देयर आर 3 थिंग्स, वन इज द ट्रिगर मैकेनिज्म, सेकंड इज द लॉन्चर, थर्ड इज द वॉरहेड। वॉरहेड आज के दिन में सोवियत रशिया, अभी लेगेसी हैज पास्ड ऑन टू रशिया, रशिया के पास आज के दिन में 5,459 वॉरहेड्स है, अलग अलग किस्म, अलग अलग रेंज। और अमेरिका का है 5,177, 5,177, very marginal difference I would say. But issue is not that, issue is actually the agreement signed हुआ था 1972 में, anti-ballistic missile, and the connected treaties which have been signed subsequently leading to the New Start. The New Start actually expired in 2021 during Biden's time. They gave an extension for another 5 years, and 5th of February it finished. What does it mean? Does it mean that they are heading towards a kind of a chaos? I believe so. What does it lead to? In nuclear warfare, the danger is so critical that it is not the assets or the properties which are going to be destroyed like it got destroyed during Little Boy. Almost about 50,000 buildings पूरा एकदम राख हो गए थे। 70,000 to 1,46,000 people, they got burnt. ये 12,500 किलो टन का जो टीएनटी के जो इक्विवेलेंट है माना जाता है, मैं तो कहता हूं 15,000 टन का था टीएनटी इक्विवेलेंट। इससे 3.8 किलोमीटर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट, ये जमीन के ऊपर नहीं ब्लास्ट हुआ था, जमीन से कोई मीटर ऊपर है, स्पेस आप कह सकते हैं, इन द एटमॉस्फेरिक काइंड ऑफ एन एक्सप्लोजन, बिकॉज ऑफ विच उसका ब्लास्ट एंड थर्मल वेव के वजह से काफी नुकसान हुआ। क्या दुनिया आज के दिन में तैयार है उसको एक्सेप्ट करने के लिए? आई डोंट थिंक सो। वी ऑल यूनाइटेडली, कलेक्टिवली हैव अ रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिस्चार्ज इन द वर्ल्ड पीस, एंड वी मस्ट टेक एन एफर्ट। ये जो लिटिल बॉय और फैट मैन जो थे, इनका तो टीएनटी 10 के आसपास था, 10-15 के आसपास। फैट मैन का था, ज्यादा था। फैट मैन वाज मच मोर, आई थिंक 21 टन्स, और लिटिल बॉय का था 15 किलो टन। फैट मैन का था 21 किलो टन और लिटिल बॉय था 15 किलो टन माना जाता है इन द लिटरेचर, बट एक्चुअली इट वाज इक्विवेलेंट टू 12,500 किलो टन ऑफ टीएनटी ये माना जाता है। सो दिस इज द काइंड ऑफ इम्पैक्ट। सो देयरफॉर कमिंग स्ट्रेट टू द क्वेश्चन व्हिच यू हैव रेज्ड संजय जी, क्या डोनाल्ड ट्रंप ठीक कर रहे हैं जो कर रहे हैं? मेरे विचार से अगर आप इसको डिस्पैशनेटली सोचेंगे, है तो सही, ये जो स्टार्ट ट्रीटी रशिया और अमेरिका के बीच में जो लागू था, एंड देयर वाज सम काइंड ऑफ अ सर्वेलेंस मैकेनिज्म, देयर ऑलमोस्ट मोर देन 180 सर्वेलेंस डिटैचमेंट्स व्हिच यूज्ड टू मॉनिटर, क्रॉस मॉनिटरिंग करते थे, जाके इंस्पेक्शन होता था। 18 से 20 इंस्पेक्शन एवरी ईयर इज टू टेक प्लेस इन ईच अदर्स एसेट्स। आज के दिन में हुआ क्या है कि डायमेंशन, इट इज नॉट ओनली 2 पार्ट्स, इट इज नॉट सोवियत यूनियन या रशिया एंड अमेरिका। 9 देशों के पास आज के दिन में न्यूक्लियर हार्डवेयर है।
आप इजराइल की बात करिए, फ्रांस की बात करिए, यूके की बात करिए, इंडिया की बात करिए, पाकिस्तान को भी शामिल करिए इसमें। ईरान का कह रहा है कि एनरिच्ड यूरेनियम, मैं काफी दिन से यह हल्ला मचा रहा हूं, ईरान के पास आप मान के चलो नहीं, ये है। विदाउट न्यूक्लियर वेपन दे कैनॉट चैलेंज डोनाल्ड ट्रंप टुडे कि आपका जो जहाज है वॉर एयरक्राफ्ट कैरियर को हम उसको सिंक कर देंगे, बीच में से डिवाइड करेंगे। दे कैनॉट हैव, बिकॉज वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर। They had the potential, they had the capability. I always suspect, take your mind back to 22nd April 2002, I suppose, New York Times, उन्होंने कन्विंसिंगली जो ओपेड निकाला है एविडेंस के साथ कि ईरान के पास 6 से 8 न्यूक्लियर वॉरहेड इतना यील्ड का कैपेबिलिटी है। यही आर्टिकल या मिलता जुलता आर्टिकल 2006, 2009, 2012, 2016 को पब्लिश हुआ है इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेस्टर्न मीडिया प्लेटफॉर्म्स। I'm sure they're not taking out, mindless such kind of literature or publicity stunt. There is some meaning behind it. There has to be some relevance. So I'm saying, little boy को एक warhead capability देने के लिए उसका enrichment percentage was 86.7%. आज के दिन में ईरान के पास जो enrichment percentage है, it has already crossed 87.6%. It is 1% more than the little boy. They are much more in a dangerous stage. So there are many countries which are supporting Iran. You have 56 logistic aircrafts coming and landing in Tehran and surrounding airfields. Suddenly, in the last week of January, क्या ये चाइना से जो आया था कहीं टॉयज तो नहीं भेजे थे? They would have definitely sent something which is urgently required by Iran for self-defense. Same is the case with the Russian aircraft which came and landed. So what I'm saying is that ये जो न्यूक्लियर वाला उन्होंने आइडिया उठाया है, सोच समझ के किए हैं या बिना सोचे उन्होंने इस तरह बयानबाजी दिए हैं, मेरे विचार के मुताबिक देयर इज लॉट ऑफ विजडम इन दिस। देयर इज अ नीड टू टेक द होल वर्ल्ड, दोज हु आर इन पोजीशन ऑफ न्यूक्लियर वॉरहेड, टुगेदर एंड फॉर्म अ काइंड ऑफ एग्रीमेंट। दैट एग्रीमेंट शुड लिमिट द न्यूक्लियर वॉरहेड्स, not alone the Russia and America. This is one point. Second point that I have is the way to do, the means and methods to reach an end state. What is the end state? End state is denuclearization, non-proliferation. 3 वर्टिकल्स होते हैं जब आप 1968 की तरह आप देखते हैं। नंबर है नॉन प्रोलिफरेशन, नंबर 2 है डिसआर्मामेंट और नंबर 3 है पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। इन 3 पहलुओं को मद्देनजर रख के अगर आप देखेंगे इंटरनेशनल जो पॉलिसीज हैं इसको बरकरार रखना निहायत आवश्यक है। इनका जो हैफेजर्ड वे है, all of a sudden he goes out of the way to either to withdraw from a particular platform, international platform, or to reject outrightly or dismiss it outrightly is very, very dangerous. It should be thought through. I am sure there are mandarins, there are think tanks who are applying themselves, coming out with some kind of a solution. There is a requirement to take all the relevant stakeholders together and bring all the nuclear arsenals under one common treaty. And that treaty would be your non-proliferation, nuclear disarmament, and peaceful use of nuclear energy. Back to you, Sanjay ji. जी जी जी, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। तो इसी परिप्रेक्ष्य में अब हमारे विभूति जी से पूछूंगा कि यूएस पर्सपेक्टिव क्या है। बता रहा हूँ। यूएस पर्सपेक्टिव इज, सी दिस बुक हियर, War with Russia by Stephen Cohen. Stephen Cohen. Okay. I had met him a couple of times. This book is a must read for everybody who wants to be about understand the Russia and US dynamics. जनरल साहब ने अभी बात कही, मेरे मुंह से उन्होंने आवाज छीन ली, मेरे शब्द ले लिए कि जिन्होंने ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी की चर्चा की यहाँ पे। अब जो है समस्या ये नहीं है कि यूएस रशिया विल फाइट, समस्या यह है कि चेस की बोर्ड पे वो कौन सा प्यादा है जो राजा को गिरा सकता है। तो आज ईरान वैसा मुद्दा बन गया है कि जिसमें कि चाइना और रशिया शायद युद्ध में आ जाए। आपने वेनेजुएला को तो यहाँ पे कैप्चर कर लिया, अब वो चाइना ईरान का दोस्त है, रशिया ईरान का दोस्त है, क्या वो भी जाने देंगे? तो ये कैलकुलेशन मिसकैलकुलेशन जो चल रही है, इट्स अ डेंजरस वन। यू आर लुकिंग एट अ वेरी सीरियस वॉर गेम प्लेड ऑन द चेस बोर्ड। And my thought process is,
that America must not get involved in so many affairs that it ends up checkmating itself. That's my recommendation. But important part, जनरल साहब ने कहा कि वो डीलिंग कर लेते हैं, स्क्रैप कर देते हैं. So there is a very interesting phenomenon in transformation and change. I'm introducing a subject matter which is important. जब आप अपने घर में पेंटिंग खुद करते हैं, तो अगर आपकी अंदर की पेंटिंग, अगर आपको नए पेंटिंग लगाना है तो पहले पुराने पेंटिंग को स्क्रैप ऑफ करते हैं, तभी नया पेंट लगता है. नहीं तो नया पेंट भी पुराने पेंट पे नहीं चढ़ेगा, वो भी गिर जाएगा. So Trump's strategy is very simple. If something is not working, throw it out. Let's get something new. Now the question is very important कि of the old that you threw out, what was relevant and what is not relevant. तो ये जो किताब है, इसमें स्टीफन कोहेन ने, जिनका स्पीच मैंने सुना है, मेरा उनसे परिचय था जब तक उनका देहांत हुआ, उन्होंने ये कहा था कि Trump is absolutely right about talking with Russia because United States and Russia, जो आपने nuclear heads की गिनती कराई थी कि they have more than 4,000 heads each, China is trying to reach 2,000 by 2030 or so. He talks about that and he says that US and Russia have the capability not only to destroy each other, but the entire world. And these people are not interested in a war. Therefore, a dialogue is essential. Worry and concern is that when US and Russia play the nuclear game by arming a Pakistan, a rogue state, arming a North Korea, or preparing Iran for that in scenario, so that you say, humne nahi kiya, that gives you a right to attack those people. This is a very dangerous game going on right now. And as I have always believed, Trump is right in his essential philosophy, but he's wrong in his choice of words and his actions, which is what makes it difficult to agree with him. Immigration is a classic philosophy here. Whatever Obama, Clinton, नहीं तो वो जो है वो नए न्यूक्लियर एग्रीमेंट में चाइना को क्यों साथ रखना चाहता है? इसलिए रखना चाहता है कि देखिए, because they remember that modern concept is what? G2, जो ओबामा ने चर्चा की थी. और अगर वो कहता है कि भाई चाइना ने न्यूक्लियर टेस्ट किया तो 2020 से अभी तक क्यों वेट कर रहा था? Exactly the point. अब चाइनीज जो कहते हैं, when the Chinese statement is, I've made a note of it, we have always acted prudently and responsibly on nuclear issues. You got to doubt it. You got to doubt it. I don't trust China. So my thought process is driven कि I take their words with a pinch of salt. वो अपनी न्यूक्लियर ठीक है. हाँ, कह रहा हूँ भाई 2020 में आप कह रहे हो कि उन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट किया था. तो 6 साल तक आप क्या कर रहे थे? बस opportunity. I agree with you. I agree with you कि why news leaks at an opportune time? Why some news is बहुत सारे opportune time थे. ट्रम्प को तो इलेक्ट हुए भी 1 साल हो गए. Right. वही तो मैं कह रहा हूँ आपसे. वो 2020 में भी वही था. 2020 में भी वही था. हर चीज उसी समय में निकाली नहीं जाती है. I don't support that part. True or false, I do not know that. But the issue is, did China do it? That's the issue. America says, yes, it did. China says, we always act responsibly towards nuclear matters. Who do you trust? That's the issue. The trust element, जो जनरल साहब ने कहा था, it doesn't exist today in international relations and doesn't exist in anywhere. That's the issue that the world is having to deal with. I mean, it's a very, very tricky situation. There is a strategic vacuum. मेरा तो ये कहना है. Actually, I commented on that. When the China was being called in the nuclear talks, I said, where is Indian response? Why did India say, I want to be part of that too? Why not? There is nothing wrong in asking. I can guarantee you, if Trump was the Prime Minister of India, he would say, मुझे भी उसमें घुसना है. बोल के तो देखिए ना आप वो अलग क्लब क्यों बनने देने जा रहे हैं? आप कहिए कि मैं भी उस क्लब में आना चाहता हूं. I also want to be part of that. हम तो NTBT के सिग्नेटरी हैं नहीं. फिर भी कहने में क्या अर्थ है? Who will stop you from saying so? I want to be part of that arrangement as well. Why not? Particularly when you are dealing with my enemy right across the northern borders, and a cantankerous guy on the west of my border.
So I want to be part of that entire arrangement. Asking doesn't deprive you of your right. Asking is only asserting your own right. But if you allow the G2 to form, then you have to apply for membership by G3. Nahi hoga, right? That's very important to play the role. Because there is a strategy vacuum right now because of this entire nuclear thing. When you have a strategic vacuum, then you have to be ready to play the game. Who fills in the gap? So in the end, जनरल सुधाकर जी, यस, मैं तो आपसे G2 पे आपका सुनना चाहता था. नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने पूछा है संजय जी. मैं तो मेरे तरफ से थोड़ा सा एक पर्सपेक्टिव जोड़ना चाहता हूं. विभूति साहब, इट कुडंट बी बेटर देन व्हाट ही हैज सेड. देखिए, चंद एक चीजें जो डोनाल्ड ट्रंप और उसके एडवाइजर्स अभी बाहर लाइमलाइट में लाए हैं, वो कह रहे हैं कि न्यूक्लियर वेपन इज नॉट टू बी यूज्ड एज एन ऑफेंसिव वेपन, इट इज अ वेपन ऑफ डेटरेंस. और नंबर 2 चीज कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि न्यूक्लियर हथियार या वॉरहेड वो इस्तेमाल होए दुश्मन को हराने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए. आज के दिन में कन्वेंशनल हथियार जो है, उन्होंने एग्जाम्पल दिया है. उनके आर्टिकुलेशन, चाहे वो बोले हैं नहीं बोले हैं, उनके एडवाइजर जो डील कर रहे हैं, आई एम श्योर दे मस्ट हैव अप्लाइड, कि रशिया ने 2 किस्म की लॉन्च व्हीकल को ट्रायल किया है हाल ही, थोड़े दिन पहले. एक का नाम है पोसाइडन. पोसाइडन इज अ अंडर वाटर ड्रोन. इट इज अ लॉन्च व्हीकल. इट कैन कैरी अ कन्वेंशनल वॉरहेड. इट ऑल्सो कैरी अ न्यूक्लियर वॉरहेड. It can fire at a range of 10,000 kilometers. 10,000 underwater, subsurface, submarine launch ballistic missile से फायर हो सकता है. दूसरा हथियार क्या ट्रायल किया, सुनिए. दूसरा हथियार का नाम है बुरेवेस्टनिक. Because of Hindustani expression and accent, I cannot pronounce it rightly. It is written as Burevetsnik. Now, this is a cruise missile. This cruise missile, it is still creating a lot of doubts in my mind. 14,000 kilometers, no radar system. Radars can detect it, but they cannot intercept it. These are the 2 weapon platforms. Third weapon platform, let me also share. It is called an Oceanic. Oceanic is a ballistic cum cruise missile. Oceanic is missile. It is deployed now all along the neighbor of Ukraine now, Belarus. Now the range of this weapon system and the capability to avoid radar detection makes it absolutely potent. अभी ओपन मीडिया कुछ बातचीत नहीं हुई है. आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जब 20 जनवरी 2025 को पावर पे आए थे, काफी फुल्ली फोकस्ड एंड रिजॉल्व के साथ आए थे. यूक्रेन और रशिया का माइंडलेस लड़ाई को बंद करेंगे. वो डिथरिंग होते रहा, फ्लिप फ्लॉप, कभी हाँ कभी ना, कभी हथियार देंगे कभी पैसा देंगे, करते करते ही गॉट इनटू द ग्रिप ऑफ द डीप स्टेट, एंड द डीप स्टेट ड्रोव हिम टू कमिट दैट टॉमहॉक मिसाइल विल बी गिवन. द डे टॉमहॉक मिसाइल्स वर अनाउंस्ड टू बी गिवन टू यूक्रेन, विद इन कपल ऑफ आवर्स रशिया ने क्यूबा के साथ एक डील साइन किया था. जो ट्रीटी बोलते हैं डिफेंस पीस ट्रीटी और डिफेंस एक्ट ऑफ पीस और डिफेंस पीस एक्ट, ऐसा कुछ नाम है. इट इज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप. उसमें क्या था, वो टू द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द ट्रीटी दैट क्यूबा विल अलाउ रशिया टू डिप्लॉय ऑफेंसिव वेपन सिस्टम. ऑफेंसिव वेपन सिस्टम में एक कन्वेंशनल मिसाइल है जिसको ओशनिक कहते हैं. इट हैज गॉट द बैलिस्टिक कम क्रूज कैपेबिलिटी. क्यूबा में अगर आप ये डिप्लॉय कर देते हैं, आप 1962 की कहानी, क्या द बे ऑफ पिग वाला लड़ाई की मैं कह रहा हूँ, 61 में, उसके बाद जो 62 में क्यूबन क्राइसिस हुआ था, फ्रॉम क्यूबन वाटर विद इन 7 to 10 days यू फाइंड नेवल वेसल्स ऑफ द रशियन नेवल फोर्सेस. कहाँ पे? क्यूबन वाटर. Cuban water is not very far away from Caribbean. Nobody has discussed about this. No open source is talking about this. This is the trigger which has compelled America to go in for a new strategy. National Security Strategy 2025 is a clean departure from the strategic document which have been published by USA in the preceding decade or two. In earlier national security strategy, China used to be number 1 enemy. In this security strategy, China has
given a free, I would say, kind of a rope that you do whatever you feel like with Taiwan, but don't dare cross the Atlantic and play around in the Americas. Russia has been told that they will be reintegrated with the ecosystem of G or the leading economies. Their G8 status is going to be restored, and they will willy-nilly come into the mainstream ecosystem of the geopolitics of the world order, simply to pull it back from the deep embrace of China so that China is contained indirectly or directly. These are the primary factors which have driven also China. When you talk about China, China is going in for, these are called nuclear weapons are kept mated and demated. China, Lochner's जो testing site में, they have created silos where the nuclear warheads are in a dangerous position of mated. They are mated. America has come to know about it. Number two, China has got the capability of hypersonic missile. And 9th of April 2023, if you browse the net, you'll come across a news given by Pete Hegseth, the defense secretary. He is addressing the media and goes on to say that there is only one country which can destroy all the 11 aircraft carriers of America in 20 minutes, no matter how remote, wherever they are located. And that country is China. He also goes on to amplify his statement by saying that in number of simulated war games, we do war games quite frequently in the armed forces. In number of simulated war games, one thing has stood out very, very vividly and clearly. What is it? That there is only one country which can defeat and which has been defeating America time and again, and that country is China. So these two inputs and the hypersonic missile that I have spoken of, if you put together the capability, the defense capability of China is rapidly, I'm not saying about the quality, but look at the technology and the technological prowess which China is slowly acquiring itself is turning out to be a big challenge. Therefore, there is a required to stalemate or have checks and balances in the system of the world order, thereby taking the excuse of, taking all relevant stakeholders, particularly China, into the orbit of this nuclear disarmament and denuclearization process. This is my penny's worth to share with you, please. Your penny's worth was worth much more, much more than penny. The one thing which I would like to add here, which is what we talked about, the nuclear arsenal is such a dangerous game. It doesn't matter what kind of a capability you have. Even Iran with 6 nuclear capability warheads can cause havoc and panic. And the impact of havoc, the perceived threat of havoc and fear is huge. Otherwise, the nuclear powers themselves can tell Iran, very simple, you release one and we nuke you together. The Khomeinis will sit down under. This is a very important part, and I would just leave it at that this era that has come about, it has the stopping of the nuclear treaty between Russia is creating a vacuum. One doesn't know what's going to happen there. इसी के साथ आज की चर्चा को हम यहीं पर विराम देंगे। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। विभूति जी को, जनरल सुधाकर जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय भारत, जय हिंद।